नमस्कार बच्चों, मैं सूरज कुमार आप सभी को द पुअर स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा मैथ के प्रश्न को लेकर आया हूं आपके बीच, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 10वीं एग्ज़ाम के लिए लगभग 7 दिन समय बच रहे हैं। तो इसी बीच मैं आपके बीच सभी प्रश्नों का एक ही PDF में लेकर आ रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है, जिसमें लगभग 80% से अधिक मार्क्स लाने में आपको यह वीडियो सहयोग करेगा। तो चलिए आज मैथ का क्लास हम आपके बीच लेकर आएंगे। इसके बाद फिर हम आपको सोशल साइंस और साइंस का भी क्लास लेकर आएंगे, जो एक ही वीडियो में पूरा का प्रश्न उसमें रहेगा। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो चलते हैं, आज का प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर है कि कॉस 90 डिग्री माइनस, यहाँ है साइन का फार्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। चलिए ध्यान देंगे कि कॉस 90 डिग्री में से 54 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 36 डिग्री होगा, यानी कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। देखिए माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका राइट आंसर 0, कि आपका आंसर आएगा C। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धवृत्त का परिमाप, तो जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 2πr/2 होता है। यह आपका दिया गया है कितना, 36 सेमी। देखिए 2 से 2 विभाज्य हो गया, अर्थात 22/7 पाई का मान हो गया और r बराबर 36 हो गया। देखिए कटेगा यहाँ से 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ऊपर में ऊपर से, नीचे में नीचे से विभाज्य होता है, अर्थात 11r बराबर 16 गुने 7, इसलिए r बराबर 16 गुने 7 y 11, अर्थात आपका राइट आंसर होगा 11 दशमलव कुछ, जो इनमें से कोई नहीं है, डी। आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 11 दशमलव कुछ, यानी प्रथम पद आपका दिया गया है a बराबर 54 दिया गया है, और डी बराबर अर्थात सर्व अंतर आपका है 51 माइनस 54, अर्थात -3 आपका सर्व अंतर है। तो हम 10वां पद निकालेंगे, अर्थात a10 बराबर फार्मूला होता है a + 9d, यानी जितना भी पद आपको निकालना है तो सर्व अंतर एक घटाकर लिखा जाता है। देखिए तो a का मान है 54 प्लस 9 गुने d का मान है -3, अर्थात 54 प्लस माइनस नोतिया 27, अर्थात 7 दूनी 14 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, अर्थात आपका राइट आंसर क्या होगा, A 27। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पाद में स्थित है। तो आप लोग को पता होगा 4 तरह के पाद हम आपको बता रहे हैं। प्रथम में होता है प्लस और प्लस, द्वितीय में होता है प्लस और माइनस, तृतीय में होता है माइनस और माइनस, चतुर्थ में होता है माइनस और प्लस। चलिए ध्यान दीजिएगा कि इस आधार पर आपका किस पाद में है, तो आपका प्लस है 2√3 और माइनस है √2, तो आपका सही आंसर होगा द्वितीय पाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो सकता है। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप 2m होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि बिंदु 4,3 किस पाद में स्थित है। तो अभी हम बताएं आपको कि प्रथम पाद में प्लस और प्लस होता है, द्वितीय पाद में प्लस और माइनस होता है, तृतीय पाद में माइनस और माइनस होता है, चतुर्थ में माइनस और प्लस होता है। तो आपका राइट आंसर प्लस प्लस है, अर्थात प्रथम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 7,
प्रश्न संख्या 7 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और बारहवां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। चलिए देखिए 7 नंबर, किसी समांतर श्रेणी का छठा और बारहवां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि छठा पद आपका दिया गया है, अर्थात A6 बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। इसका फार्मूला होता है A + 5D। पहले ही बताए हैं कि जितना भी लिखेंगे उसमें से सर्व अंतर हम घटाकर लिखेंगे, एक घटाकर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 13 है, ये समीकरण 1 ले लेते हैं। उसी प्रकार बारहवां पद दिया गया है तो A + 11D होगा बराबर 25 होगा। यह समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए दोनों को हल करते हैं। प्लस है तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ये माइनस कर देंगे, ये भी माइनस कर देंगे, ये भी माइनस कर देंगे, क्योंकि यह नीचे की संख्या जो भी है दूसरे समीकरण में सब प्लस में है, इसलिए माइनस का चिन्ह करेंगे और ए से ए विभाज्य हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा तो -6D बचेगा, यहाँ पर भी D होगा। और 25 में से 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा बराबर में -12, यानी कि D बराबर होगा -12/-6 है। माइनस माइनस प्लस, इसलिए 6 दूनी 12, यानी D बराबर कितना आएगा आपका, 2 आएगा। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इसका बताइए कि प्रथम पद क्या है, इसका पहला पद पूछ रहा है। तो चलिए इस समीकरण 1 में हम क्या करते हैं कि D का मान रखते हैं। तो D का मान रखते हैं, A + 5D बराबर हमारा 13 दिया गया है। तो चलिए A का मान हम रखते हैं, A हो गया +5 और D का मान 2 रखते हैं बराबर 13। चलिए तो A बराबर 13, 5 दूनी 10, इधर प्लस तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, यानी कि A बराबर आपका कितना आएगा, 3 आएगा, जो आपका B है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर कि cosec 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें होता है cosec 45 डिग्री का √2 होता है। चलिए व्यापक रूप क्या है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है त्रिघाती बहुपद। देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया गया है ax² प्लस, यानी यहाँ पर द्विघात है, और बी नंबर में घातों की संख्या 4 है, और सी नंबर में देखिए तो आपका घात की संख्या 3 है, ax3 + bx + cx + d, अर्थात आपका राइट आंसर क्या है, सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि देखिए आपका मान दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि a बराबर 1 है और b बराबर -5 है तथा c बराबर +7 है। ध्यान दीजिएगा कि आपका x² में a बराबर 1 है, b बराबर -5x में -5 है और c बराबर 7 है। तो चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमको निकालना है 1/α + 1/बीटा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी कि फार्मूला में माइनस है तो माइनस हो गया और माइनस हो गया यहाँ पर -5, और बाई a का मान 1 है, अर्थात आपका माइनस माइनस प्लस, इसका राइट आंसर 5 होगा। और देखिए ध्यान देंगे कि अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी कि मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है c/a, अर्थात c का मान है 7 और a का मान है 1, अर्थात देखिए अब निकालेंगे हम 1/α + 1/बीटा। चलिए ध्यान देंगे तो अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दिया गया है यहाँ पर 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका निकल कर आया है 7। आपका राइट आंसर है 5/7, आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आपका क्वेश्चन अगला है द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर देखते हैं गुणनखंड विधि से बनाकर। तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0, अर्थात 6x² - 6 × 18, 9 दूनी 18, अर्थात 9x और प्लस 2x - 3। देखिए ध्यान देंगे बराबर 0। देखिए कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन लेंगे
3 दूना 6 हो गया, x माइनस 3 तिया 9, और यहाँ पर क्या लेंगे +1 लेंगे तो 2x माइनस क्या होगा 3 होगा, इसलिए 3x + 1 और 2x माइनस 3 ये दो मूल है, इसलिए 3x बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा इस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो -1, इसलिए x बराबर -1/3, और एक यहाँ है 2x माइनस 3, अर्थात कि 2x बराबर इस तरफ माइनस तो इस तरफ 0 बराबर किस तरफ आएगा तो +3 होगा, अर्थात x बराबर 3/2। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर है किस में है, -1/3 किस में है, यहाँ है, और प्लस में 3/2 कहाँ है। चलिए तो इसमें आपका ऑप्शन है जो गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए कभी कभी प्रश्न ऑप्शन भी गलत होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लेकिन एग्जाम में आपको सही प्रश्न ही दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और 4 ऑप्शन से ही आपको बनाने हैं। चलिए, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग में क्या होंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं तो उसका केवल एक हल होता है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं किस प्रकार होती हैं, देखिए बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होती है, अर्थात ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है और इसका केवल एक हल होता है, इसलिए अब इसमें राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या अगर रूट में है तो रूट में, अगर ध्यान दीजिएगा कि रूट में परिमेय संख्या पहचानना रहे तो पूर्ण उसका वर्गमूल निकाल कर जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर √3 है तो √3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल है जो नहीं निकलता है, यानी कि ये √3 वर्गमूल नहीं होगा। जबकि यहाँ देखिएगा कि √2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, यानी कि √2 से √2 विभाज्य हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका क्या, केवल 2 बच जाएगा। बी में आपका केवल 2 बच जाएगा। जबकि सी देख रहे हैं कि सी आपका है 4 + √5, जो √5 है पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है। डी है 16 और 16 का वर्गमूल होता है, जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बनाने में, लेकिन आपका इसमें दो गो परिमेय संख्या दी गई है, एक बी में भी और एक डी में भी, क्योंकि √16 का भी वर्गमूल निकालिएगा तो 4 × 16 होता है। जबकि 2 और √2 है बाई √2 है, तो देखिए यहाँ विखंडित होगा यानी कि विभाज्य होगा, तो बराबर आपका 2 बचेगा। अर्थात इस तरह से भी है जो आपका सही आंसर है, जो बी और डी दोनों है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। क्रमिक सम संख्याओं का HCF आपका 2 होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्रम में सम संख्याओं का अगर HCF लेंगे, जैसे कि मान लिया जाए 4 और 6 का LCM हम यहाँ पर HCF निकाल रहे हैं, मौसा निकाल रहे हैं, तो उसका भी 2 होगा। यानी कितना भी बड़ा आप संख्या ले लीजिए, लेकिन क्रमिक अगर सम संख्या होगी तो उसका HCF 2 ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, किसी घनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मसा, 18 नंबर प्रश्न है, किसी घनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए और बी का मसा गुने ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा। आप लोग को पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुने लासा होता है, और संख्या दी गई है कितना, a गुना b, अर्थात a गुना b बराबर, यानी कि संख्याओं का लसा LCM गुने संख्याओं का मासा HCF होता है। तो आपका LCM गुने HCF का सही आंसर होगा a गुने b, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, C होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, पाई एक क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि दो गो रैखिक समीकरण के आलेख क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो रैखिक समीकरण क्या होंगे, समांतर रेखाएं किस तरह से होते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, अर्थात नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो इस तरह की रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और इसका कोई हल नहीं होता है।
ध्यान दीजिएगा कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। इसी प्रकार की अगला प्रश्न है 22 नंबर, देखिएगा नेक्स्ट 21 नंबर का प्रश्न ही है 22 नंबर। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 समीकरण निकाय। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। C2 तो देखिए यहाँ पर प्लस C2 बराबर 0 है। तो इस तरह का देखिए समीकरण बताए थे कि यह कैसी रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाएं हैं, तो इसका कोई हल नहीं होता है। समांतर रेखाएं का कोई भी हल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। ए का मान जिसके लिए समीकरण ax प्लस 10y बराबर 0 और 2x प्लस 5y बराबर 0 है। चलिए निकाल के देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि a1/a2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ax प्लस 10y है बराबर 0 है, और यहाँ पर है 2x प्लस 5y बराबर 0 है। देखिए तो यहाँ पर हम निकालते हैं a1/a2, यानी कि a1/a2 बराबर a/2 बराबर b1/b2। यहाँ पर देखिए तो 10/5 देख रहे हैं, 5 दूना 10। ध्यान दीजिएगा 5 दूना 10, यानी a बराबर अगर आप गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 4 होगा। चलिए हमारे YouTube चैनल द पुअर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, साइंस और सोशल साइंस का एक ही वीडियो में पूरा का पूरा PDF आपका लाने वाला हूं। तो आप लोग जाइए जल्दी से यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लिंक और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 40 57 16 67 पर उपलब्ध है। यहाँ पर आप जाइएगा और कुछ भी लिखिएगा तो आपको यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी का लिंक मिल जाएगा। ऐसे भी आप जाकर यूट्यूब में लिखिएगा द पुअर स्टडी, तो आपको यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। जाकर आप वहां सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसी तरह का हम आपके बीच प्रश्न लेकर आएंगे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का, जिसमें एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लास्ट समय में आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप 80% से अधिक मार्क्स लाएं। इसके लिए मैं आपको हर संभव कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए ऑप्शन आपका ए में दिया गया है। ऑप्शन आपका ए में है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 है। चलिए देखिए हल करेंगे कि द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है। देखिए x में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x में 1 से गुना करेंगे x, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में x से गुना करेंगे तो 2x होगा, और माइनस प्लस माइनस होता है अर्थात 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा बराबर 0। यानी x स्क्वायर 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस की संख्या अधिक है, इसलिए माइनस में x और माइनस 2 बराबर 0, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। चलिए बी नंबर प्रश्न चलेंगे। बी नंबर द्विघात समीकरण है कि नहीं? चलिए बी नंबर भी आपका द्विघात समीकरण है। ऐसे ही पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण को हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में द्विघात समीकरण को लिखा जा सकता है, इसलिए बी नंबर भी आपका द्विघात समीकरण है। चलिए सी नंबर हम ऑप्शन देखते हैं जांच करके। सी नंबर ऑप्शन है कि x प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर है। चलिए एलसीएम लेते हैं हम, तो यहाँ पर x हो गया और यहाँ x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर होगा। चलिए देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर गुना करेंगे 2 और 1, यहाँ पर x3 होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि यह भी होगा जो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका जो मान है x³ का है, यानी कि द्विघात में जिसका 2 घात होता है वही द्विघात समीकरण होता है, यानी कि इसका ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम।
प्रश्न संख्या 26 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, तो विभक्तर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए विभक्तर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमको क्या दिया है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले a बराबर हमारा 1 है, b बराबर हमारा -5 है और c बराबर 4 है। चलिए देखेंगे तो हम निकालेंगे। यहाँ पर b का मान आपका कितना दिया गया है, -5 है, तो 5 का वर्ग -4 गुने a बराबर 1 है और c बराबर 4 है। चलिए देखिए 25 माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 4 चौ 16, अर्थात यहाँ पर घटाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी कि आपका आंसर होगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 यानी 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्यक कौन सा है। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया प्रश्न है कि 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बराबर का शून्यक निकालना है। यहाँ पर बराबर हम 0 रखेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर यहाँ पर यानी 4 बराबर इस तरफ प्लस तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर देखिए मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना करेंगे इस तरह से तो 4 दूनी 8 होगा यहाँ पर, इसलिए एक्स बराबर इधर हो जाएगा तो रूट में 8 हो जाएगा। पता है कि एक तरफ वर्ग रहता है इस तरफ आता है वर्ग, बराबर के इस तरफ आता है तो वर्गमूल हो जाता है और वर्गमूल से अगर बराबर के इस तरफ आएगा तो वर्ग हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि इसको अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2√2 आएगा। देखिए 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 4, फिर यहाँ से तोड़ेंगे 2, यानी कि जब दो का वर्गमूल जब दो संख्या बराबर होती है तो एक संख्या बाहर निकल जाती है। अर्थात इस तरह से आप इसका भी हल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए 2√2 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समूह के रूप में होगा। परिमेय संख्या के समूह के रूप में बोल रहा है। परिमेय संख्या आपको पता है कि अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है, तथा परिमेय संख्या को हम आपको बताए थे कि जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले वह भी परिमेय संख्या ना होगा, वह अपरिमेय होगा। तो देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर जांच करके ऑप्शन ए में आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर 5, यानी कि इसलिए एक्स बराबर बताए थे कि एक तरफ वर्ग रहेगा तो बराबर की इस तरफ आएगा तो वर्गमूल होगा, यानी कि यह 5 क्या हो जाएगा √5 होगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किस समीकरण का हल संख्याओं के परिमेय संख्या के रूप में होनी चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन ए है जो नहीं होगा। चलेंगे ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर बराबर, यानी ऑप्शन बी देखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर 16/7 है। तो देखेंगे एक्स बराबर इधर भी हो जाएगा तो रूट हो जाएगा 16/7, यानी 16 का वर्गमूल निकलता है तो 4/√7 होगा, यानी √7 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है, यानी कि इसका गुणनखंड नहीं निकल रहा है, इसलिए यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो यह ऑप्शन नंबर सी है एक्स इंटू, यानी एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 - 2x। चलिए ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर -2x और माइनस है इस तरफ तो इस तरफ आएगा तो प्लस होगा बराबर 3। देखिए माइनस प्लस विभाजित हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 3 है, इसलिए एक्स बराबर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा तो √3 होगा, यानी कि यह भी ऑप्शन आपका सी नंबर भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग डी नंबर प्रश्न में देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन में देखते हैं। तो एक्स डी नंबर आपका ऑप्शन है x + 1 और x - 1 बराबर 0, यानी a + b या a - b बराबर 0। तो a + b a - b का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0, यानी कि a स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे 1 अर्थात 0, इसलिए x स्क्वायर बराबर इधर माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस, इसलिए x बराबर √1 होगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। तो आपका राइट आंसर कितना है, डी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 29, 1 5 9 13 17 21 25 समांतर श्रेणी में है तो पदंतर का मान होगा। चलिए प्रश्न है 1 5 9 13 17 21 और 25 समांतर श्रेणी में है तो पद अंतर का मान होगा, पद अंतर का मान होगा।
यानी समांतर श्रेणी में दिया गया है, तो हमको सर्व अंतर का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो सर्व अंतर यानी कि सर्व अंतर जब निकालना है d बराबर, तो आपको पता होगा कि a2 माइनस a1 यानी कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाया जाता है। और अगर d2 निकालेंगे तो चौथी संख्या में तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे। तो चलिए देखिए, हम प्रथम संख्या निकाल रहे हैं, प्रथम सर्व अंतर निकाल रहे हैं। तो देखिए सर्व अंतर जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 5 दिया गया है और 1 घट जाएगा। देख रहे हैं दूसरी संख्या 5 और प्रथम संख्या है जो 1 है, यानी घटा के हमको कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर। 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पर वर्गों का योग 200 है। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन थोड़ा सही कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जाइए हमारे यूट्यूब में और सर्च कीजिए द पुअर स्टडी चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके बीच हम 10th क्लास का वीडियो सामाजिक विज्ञान और मैथ का ला रहा हूं, जो बहुत ही कम समय में लगभग 5 दिनों में, अर्थात प्रत्येक वीडियो में एक ही पीडीएफ में पूरा का पूरा सिलेबस बनाया गया है, जो आपके बीच हम उपस्थित होंगे लेकर। इसमें प्रश्न दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो जाइए आप जल्दी से और यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अगर आपको द पुअर स्टडी का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 40 57 16 67 पर जाकर यहाँ से आप व्हाट्सएप में कुछ भी लिखिएगा तो आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से जाकर आप द पुअर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 31 है। 3 संख्याएं एपी में है और उनका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग 20 है, यानी अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग है। बताए थे हम आपको, ये 200 है, तो वे संख्याएं हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि एपी में दिया गया उनका योग 24 है। सबसे पहले तो देखिए, हम देखें किस प्रकार से, पहले उनका वर्ग का भी योग बोला है कि 200 है, तो इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं, एक x1 करके और दूसरा नंबर है कि आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन से इसमें चलेंगे। 8 4 12, 12 12 24, इसमें भी 24 आ रहा है। बी नंबर भी अगर आप चलते हैं तो 8 6 14 होता है और 14 10 24 होता है, यानी कि इसमें भी आपका 24 आ रहा है। और सी नंबर में भी 24 आ रहा है और डी नंबर में भी 24 आ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे कि बोल रहा है उनके वर्गों का योग, तो देखते हैं वर्ग करके। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा, यानी कि 6 4 14, 6 4 10, 10 4 14 के 4 और 6 4 10 1 11 के 12 के 2 और 1 1 2, यानी 224 हो रहा है। बल्कि हमको लाना कितना है, 200 है। चलिए देखेंगे, हम अगला देखेंगे। बी नंबर है, बी नंबर को हम देखते हैं। 6 का वर्ग है तो 6 6 का 36, 8 का वर्ग है 64 और 10 का वर्ग है 100, यानी 100, यानी 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 1 1 2, यानी आपका राइट आंसर कितना है, बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 32 नंबर आपका प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए देखिए, स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए मैं आपको लिंक व्हाट्सएप पर उपलब्ध है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 83 40 57 16 67। तो जाइए जल्दी से और यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा तो आपको यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसमें कल आपके बीच हम लेकर आएंगे सामाजिक विज्ञान का एक ही वीडियो में पूरा का पूरा 10th क्लास का सिलेबस के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए इसका एक हम आपका तरीका बता देते हैं, तरीका बनाने के लिए कि देखिए इसका ट्रिक है कि n/2 इंटू n/2 का होल स्क्वायर। तो n का मान यहाँ पर लास्ट वाली संख्या 50/2 अर्थात 25 का क्या है, होल स्क्वायर है, यानी कि 25 का जब होल स्क्वायर होगा तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 होगा। इसलिए आपका
राइट आंसर है सी। दूसरी विधि हम इसको बताते हैं 32 को बनाने के लिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या बोल रही है, तो प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय 3, 5, 7, इस प्रकार से 50 के बीच में 49 आपका लास्ट विषम संख्या है। तो देखिए कि प्रथम संख्या a1 बराबर दिया गया है 1, d बराबर सर्व अंतर निकालेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 3 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पर सर्व अंतर d बराबर 2 निकल कर आएगा। हम निकालेंगे सबसे पहले ए एन बराबर, तो ए एन बराबर फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए देखिए यहाँ पर ए एन बराबर आपको दिया गया है 49, देखिए ए का मान है 1 और एन माइनस 1 और डी का मान है 2। चलिए देखिए हल करेंगे, यहाँ पर एक प्लस है। चलिए देखिए यहाँ पर हल करेंगे कि n माइनस 1 बराबर 49, एक इधर है एक इधर प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 नीचे भाग में आ जाएगा, यानी कितना आएगा 24 आएगा। इसलिए n बराबर देखिए माइनस है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 24, एक प्लस में 1 अर्थात कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है 25 आएगा। चलिए अब इसको हम हल करते हैं आगे, यानी n बराबर हमको निकल के आया है कितना, n बराबर निकल के आया हमारा 25। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। अब एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी होता है, ये आपका फार्मूला होता है एस एन बराबर। तो चलिए देखेंगे एस एन बराबर 25/2 अर्थात यहाँ से आपको होगा 2 गुने ए का मान 1 था और प्लस देखिए एन का मान 25 था माइनस 1 और डी का मान क्या था 2 था। चलिए देखिए ध्यान देंगे हम यहाँ पर कि देखिए 25/2 है इंटू, चलिए हल कर लेते हैं 2 प्लस देखिए 25 में से एक जाएगा 24 और 24 दूना 48 हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा। तो देखिए 48 से 2 कितना होता है 48 2 50 होता है, यहाँ से कटेगा 25 दूनी 50, 25 में 25 से गुना करेंगे कितना आएगा 625 आएगा। इसलिए आपका राइट आंसर क्या है सी है 625 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 33 है। किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है, उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है, तो देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है कि पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है। देखते हैं यहाँ पर 7 में 13 से पहला संख्या 7 है और चौथी संख्या 13 है, तो 13 में अगर 7 से गुना करते हैं, देखिए हम ऑप्शन ए लेके चल रहे हैं कि 7 में हम 13 से अगर गुना करते हैं तो 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है। उसी तरह बी हम ऑप्शन लेके चल रहे हैं, 6 में अगर 14 से गुना करते हैं तो 4 छक्का 84 होता है। देखिए सी में अगर हम गुना करते हैं 4 से 9 में 976 होता है। इसी प्रकार डी में हम करेंगे 3 से 20 में, यानी द्वितीय कितना आएगा 60 आएगा। तो देखिए हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पर कि पहली और चौथी संख्या का गुणनफल कितना होना चाहिए 91, इसलिए आपका राइट आंसर क्या है ये है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर। 34 है त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर बताया गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण आपका कितना दिया गया है ए सी दिया गया। हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समकोण त्रिभुज में हम कर्ण लिख देते हैं ए और सी। यहाँ पर देखिए अब जब ए सी लिख दिए तो यहाँ बच गया तो हमको बी ही होगा। तो यहाँ से देखिए ये समकोण हो गया, समकोण हो गया। समकोण का सामने वाला कर्ण होता है, यानी ए सी आपका कर्ण है। अर्थात देखिए यहाँ पर बोल दिया है कि ए बी बराबर ए सी, यानी दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है। जब बराबर है तो दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। जब एक कोण है जो समकोण है बी, तो आपका ए और सी है जो बच गया यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो 180 डिग्री में से कोण भी 90 डिग्री है, तो आपका 90 डिग्री बच गया। तो 90 डिग्री जब दोनों कोण बराबर होगा तो दोनों की भुजा क्या होगी अर्थात 90 डिग्री बटा 2 होगा, अर्थात कितना आएगा हमको 45 डिग्री आएगा। तो आपका राइट आंसर कितना है 45 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए 35 नंबर हम प्रश्न चलते हैं राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 36 है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध होता है। पाइथागोरस का प्रमेय किस त्रिभुज में होता है, तो समकोण त्रिभुज में होता है।
पाइथागोरस का संबंध समकोण त्रिभुज में होता है। चलिए देखिए आगे फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर ध्यान दीजिएगा, एक समकोण समद्विबाहु कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो ए बी की लंबाई क्या होगी। चलिए ध्यान दीजिए, एक समकोण समद्विबाहु है, समकोण बोल रहा है, सबसे पहले समकोण समद्विबाहु बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज समकोण। चलिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें बोल रहा है कि दो त्रिभुज आपस में क्या है, समद्विबाहु मतलब होता है कि दो भुजा जिसकी आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर बोल दिया गया कि कौन सी है जो 90 डिग्री है, यहाँ से हम 90 डिग्री कर दिए। अब बता रहा है कि बताइए कि ए बी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से हम ए कर देते हैं, यहाँ से बी कर देते हैं, तो ए बी की लंबाई हमको पूछ रहा है कि ए बी की लंबाई क्या होगी। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, दोनों बराबर है। तो देखिए जब बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी, ऐसी बराबर हम बी सी लिख सकते हैं। दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो चलिए देखिए हम निकालते हैं, ए बी बराबर हम निकालते हैं। तो ए बी बराबर होगा आपका रूट है, ए बी बराबर होगा आपका रूट है ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम ए सी का तो हम ए सी ही रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देखिए बताए हैं कि दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ए सी बराबर बी सी होता है। तो अर्थात बी सी के स्थान पर हम ए सी लिख सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, तो क्या होगा, रूट हो जाएगा एक ए सी स्क्वायर और एक ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि और यहाँ जब निकालेंगे तो √2 बच जाएगा, और ए सी का ए सी वर्गमूल से निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी, यानी आपका राइट आंसर होगा 2AC। तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगला 8,10 तथा बी 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु नियामक क्या है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक आपका सूत्र मालूम होगा कि मध्य बिंदु निर्देशांक होता है मध्य बिंदु दूरी सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो देखिए x1 यहाँ पर x1 है ये, और यहाँ पर आपका इस तरफ है जो x2 है, यानी x1 आपका 8 है और x2 आपका 4 है बटा 2, y1 आपका 10 है और यहाँ 6 है, तो बाई 2 देखिए 8 4 12 बाई 2 और यहाँ से 16 बाई 2, यानी देखिए विभाज्य हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से विभाज्य हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 6 कॉमा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तब का राइट आंसर है 6,8, यानी कि आपका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, बिंदुओं ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। चलिए देखिए इसमें भी वही प्रश्न है। तो मध्य बिंदु का सूत्र ही होता है a1 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि 4 प्लस 6 बटा 2 और 5 प्लस 5 बटा 2। देखिए तो 10 बटा 2 और 10 बटा 2, यानी आपका आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5, यानी कि आपका आ जाएगा राइट आंसर 5,5, आपका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। देखिए दूरी सूत्र बोल रहा है 41 नंबर प्रश्न में हम लोग चलेंगे। 41 नंबर दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र आप लोग को पता होगा, दूरी सूत्र होता है रूट है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, x2 आपका मान है -1 और यहाँ पर हो जाएगा -1 है, और फिर माइनस फार्मूला का हो गया और एक -5 हो गया यहाँ x1 का मान। चलिए दोनों का क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है और प्लस y2 का उसी प्रकार है कि y2 का है 3 माइनस, और क्वेश्चन है यहाँ पर y1 का 7 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। चलिए देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर बच गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा जो प्लस में हो जाएगा और 1 हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 5 में से जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 में से यदि यहाँ पर 7 घटाया जाए
तो -4 का भी वर्ग इसमें भी होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर 4 चौ 16 और प्लस 4 चौ 16 होगा। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, तो 16 दूनी 32 होगा। चलिए 32 होगा तो 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 4 चौ 16, 16 दूनी 32 यानी 4√2 होगा आपका राइट आंसर। चलिए तो इसका आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न वही प्रश्न है, फिर पुनः दूरी, बीच की दूरी क्या होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला वही होता है, रूट है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर x2 माइनस x1 है तो x2 कितना आपका है 4 है, 4 माइनस 2 होगा का वर्ग प्लस 1 माइनस 3 का वर्ग होगा। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर रूट हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस -2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए आंसर होगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 यानी कितना आ जाएगा आपका √8 यानी 2 क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 43 है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा होता है। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। चलिए इस तरह का इसका फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, 1/√3 किसका मान होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि 1/√3 किसका मान होगा। आपको पता है कि पाई का मान 180 होता है, पाई का मान 180 होता है, 180/3 यानी 3 से अगर 180 में काटा जाए तो कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान तो 1/√3 नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि बी है 6 cot π/3 है, तो देखेंगे यहाँ पर भी कि पाई का मान 180 डिग्री है। बी नंबर देखेंगे यहाँ पर भी कि 6 है और cot π/3 है यानी 6 हो गया और cot है पाई का मान 180 होता है /3 है, यहाँ पर आ गया 60 डिग्री यानी कि इसका भी मान आपका 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, यानी कि इसमें भी 6/√3 परमेयकरण करेंगे तो √3/√3 होगा यानी 6√3/3 होगा। तो देखिए 3 दूनी 6 यानी 2√3 होता है, इसका भी मान यानी कि ये भी नहीं होगा। चलिए देखेंगे अगला, देखेंगे tan है, देखेंगे tan है π/6 है, तो देखेंगे tan है पाई का मान 180 होता है और यहाँ 6 होगा 6×3 = 18 यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसलिए आपका राइट आंसर कितना है सी है का, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 2/√3 जो किसका मान होता है 60 डिग्री का मान होता है कॉसेक में। चलिए देखेंगे 46 नंबर, हम लोग 46 नंबर देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जाइए और हमारे YouTube चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके बीच कल भी लेकर वीडियो आऊँगा जो सामाजिक विज्ञान का होगा, जिसमें एक ही वीडियो में 10th क्लास की पूरी सामाजिक शास्त्र का सिलेबस होगा, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बनाया गया है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न आपका है 46 नंबर। 46 नंबर देखिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, जो अभी हम बता रहे थे, और कौशिक यहाँ पर थीटा नीचे में दिया गया है कौशिक स्क्वायर थीटा। देखिए फार्मूला होता है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, और कौशिक बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ पर कौशिक स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ भी करेंगे। प्रथम में
यानी फर्स्ट में 4 से और 2 में 3 से, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। प्रथम में चौथा से हम गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, और दूसरा में तीसरा से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। चलिए देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला आपका होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या है, डी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर। एक बिंदु Q से एक वृत्त को स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से जो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए एक वृत्त है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक वृत्त है जिसमें बोल रहा है कि एक बिंदु यहाँ पर है, बिंदु का नाम क्या है, Q है। जब Q है और Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा, वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए, और तथा Q की केंद्र, यहाँ से यहाँ पर केंद्र है, देखिए यहाँ केंद्र है वृत्त का, तो वृत्त से केंद्र तक की दूरी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितना है, तो ये 25 है, यह आपको 25 बताया गया है। तो बता रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से वृत्त की त्रिज्या है, इसको निकालना है। देखिए आपका ये आपका सबसे लंबी भुजा हो गई, अर्थात ये है आपका जो कर्ण है, और ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो हमको निकालेंगे कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग यहाँ पर नाम दे देते हैं P दे देते हैं, यहाँ पर O दे देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण आपका दिया गया है 25 का वर्ग हम यहाँ पर कर देंगे, और लंब आपका दिया गया है 24 बराबर 24 का वर्ग कर देंगे, और आधार आपका नहीं दिया है जिसका नाम है PO यानी OP का हम यहाँ पर वर्ग कर देंगे। 25 में 25 से गुना करेंगे 625 होगा, इधर प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 होगा। यहाँ बराबर बच जाएगा OP का स्क्वायर। जो हम आपका बचा हुआ है यहाँ पर क्या बोलता है कि त्रिज्या निकालना है। 625 में से 576 घटाएंगे हम, 9 छो 15 होता है, और 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पर, तो आपका क्या बच गया, 49 बच गया। तो यहाँ पर देखिए OP स्क्वायर बराबर 49 बचा, इसलिए OP बराबर इधर हो जाएगा 49 वर्ग में, इसलिए आपका इसका राइट आंसर आएगा कितना, 7 आएगा। चलिए ध्यान देंगे कि इसका राइट आंसर कितना आएगा, हमें 7 आएगा। चलिए ध्यान देंगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री है, तो कोण PTQ बराबर निकालना है। हमको क्या निकालना है, PTQ बराबर निकालना है, कोण PT और Q बराबर निकालना है। तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा, यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया है, और वृत्त में एक स्पर्श रेखा इस तरह है और एक स्पर्श रेखा इस तरह है। तो दोनों स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा के बीच एक जो कोण बन रहा है, देख रहे हैं कि ये आपका कोण बन रहा है 110 डिग्री का बन रहा है। स्पर्श रेखा में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है यहाँ से, और आपका इसका मान पूछ रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये आपका दिया गया है P, यह आपका दिया गया है T, और यहाँ दिया गया है Q, और ये आपका दिया O। हमको इसका मान निकालना है, तो ध्यान देंगे ये P का भी मान यहाँ पर 90 डिग्री, स्पर्श रेखा का समीप 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पर 110 डिग्री है, और प्लस यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है। हमको इस त्रिभुज का मान निकालना है, यानी कि P T और Q का मान निकालना है, बराबर 300 कितना होता है, 60 डिग्री होता है चतुर्भुज का। तो देखिए जोड़ लेंगे, 9 दूनी 18, 180 और 110 हो जाएगा, 0 8 1 9 यानी 290 हो जाएगा। तो 290 अर्थात 290 प्लस PTQ बराबर 360 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए कोण PTQ बराबर 360 माइनस 290। चलिए घटाएंगे, 0 9 7 यानी कि यहाँ पर
यानी कि आपका राइट आंसर आएगा 70 डिग्री, जो आपका बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या है 49 है। यदि एक बिंदु है कि एक वृत्त है और वृत्त में यहाँ पर है जो एक बिंदु है जहाँ पर जिसका नाम है P और केंद्र का नाम है क्या O। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसमें है जितना कम समय में आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से P से यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर बताया A है, एक का नाम है A और एक का नाम है B। चलिए देखिए यहाँ A है और यहाँ B है। स्पर्श रेखा दो स्पर्श रेखा है और बताया गया है कि इस पर जो 80 डिग्री के कोण पर ये झुका हुआ है, 80 डिग्री के कोण पर ये झुका हुआ है। तो वो पूछ रहा है कि बताइए कि POA, यानी कि इसका मान आप लोग पूछ रहा है POA का मान यहाँ से पूछा जा रहा है। POA का मान POA का मान पूछ रहा है। आपको पता है कि स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। हाँ, और एक तरफ का बीच में जब त्रिभुज बनेगा तो 180 डिग्री का कोण यहाँ से बीच में बनेगा। POA त्रिभुज बन रहा है बीच में, तो ये त्रिभुज बन रहा है 180 डिग्री का त्रिभुज होता है। तो 180 डिग्री माइनस यहाँ पर दिखेगा कि ये आपका 90 डिग्री हो गया स्पर्श कोण पर, और यहाँ बीच से भाग जब है बीच में झुकी हुई है 80 डिग्री, तो दोनों तरफ 40 डिग्री और 40 डिग्री इस तरफ है, तो इधर हो जाएगा माइनस यहाँ पर प्लस 40 डिग्री। चलिए देखिए ध्यान देंगे तो निकल जाएगा हमको 180 डिग्री माइनस 9 4 13 130 डिग्री, अर्थात हमको निकल के आएगा कितना 50 डिग्री। आपका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए, किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध होता है। तो दोनों जो स्पर्श रेखा होती है वो आपस में एक समान होती है। दोनों स्पर्श रेखा होती है जो एक समान होती है। जैसे हम अभी आप लोग को बताया कि एक वृत्त है और वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इस तरह से और एक स्पर्श रेखा इस तरह से, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मान यहाँ पर हमें यहाँ पर लिख दिए P है और यहाँ A लिख दिए और यहाँ B लिख दिए, तो देखिए यहाँ पर PA बराबर PB होगा। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, मान लिया जाए कि पहले वृत्त की त्रिज्या r है और फिर कितना कर दिया गया 2r कर दिया गया, तो बताया जा रहा है कि नए एवं पुराने वृत्त की त्रिज्या, तो नए आपका क्या है 2r यहाँ पर त्रिज्या दिया गया, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है। तो देखिए हम नया देखेंगे तो 2 इंटू पाई इंटू आर का मान कितना आपका दिया गया है, यानी कि 2r दिया गया है, बराबर यहाँ पर अनुपात दे देते हैं। चलिए, और नए और देखेंगे पुराने वृत्त आपका r है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर का मान यहाँ पर r दिया गया है। 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, विभाज हो गया, और 1r से 1r विभाज हो गया। यहाँ पर आपका बच गया 2 अनुपात 1 बच गया, जो आपका आंसर है बी नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर, देखिए ध्यान दीजिएगा कि 52 नंबर प्रश्न है। वृत्ताकार पथ पर एक धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का लगा समय क्या होगा। जब तीनों, देखिए ध्यान दीजिएगा कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक अगर एक ही स्थान से चल रहे हैं और एक चक्कर अगर लगा रहे हैं, एक चक्कर लगाने में 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा समय लग रहा है, यानी समय कितना भी लगे, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर तीनों को एक साथ मिलना रहे तो आप यहाँ पर एलसीएम तीनों का निकालिएगा। यानी 3 घंटा है, 4 घंटा है और 8 घंटा है, तो तीनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। अर्थात 2 से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 चौ 8, यहाँ से फिर देखेंगे 2 यानी 3 यानी 1 यानी 2, यानी ध्यान देंगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी क्या हो जाएगा आपका 24 घंटे लगेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यहाँ पर 24 घंटे लगेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए, आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जाकर, है ना, यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी। यहाँ पर हमेशा मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, तो आप जाइए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये चैनल आपको सर्च में नहीं मिलता है तो आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है
83, 40, 57, 16, 67। यहाँ से आप मैसेज कीजिएगा तो इससे यहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल को। तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न है नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना था, आर था, लेकिन फिर वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया गया, आधी कर दिया गया, यानी r/2 कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जितना ही कम समय में आप बनाइए तो बेहतर रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधी कर दिए तो बोल रहा है कि पुराने तथा, जब पुराने तथा तो पुराना हमारा कितना था, पुराना हमारा नए पुराना आर था, तो बोल रहा है कि वृत्त की परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि हम पहले ही बताया कि 2πr होता है। तो देखिए पुराना का हमारा कितना है, त्रिज्या आर है। अब देखिए अनुपात करेंगे और नया हमारा कितना बना, r/2 बना। तो इसका भी हम देखिए पुराने और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात पूछ रहा है, तो 2π और इस r का मान कितना आ जाएगा हमको, r/2 आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2πr यहाँ से समाप्त हो गया, यहाँ तिरछा देखिए गुना होगा, तो 2 अनुपात क्या बचेगा हमको, 1 बचेगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। देखिए फिर त्रिज्या यहाँ पर r है पहले, और कितना कह रहा है, यानी 2r कर दिया जाए, ठीक है ना। जब 2r कर दिया जाए तो बोल रहा है कि पुराना हमारा कितना है, r है, तो पुराने का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो यानी πr² ही करेंगे, ठीक है। पुराने, और बोल रहा है कि नए, तो नए हमारा 2r था, तो πr का मान हम कितना लिखेंगे, 2r करेंगे, और इसका क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, ठीक है। तो देखिए नया का, अब यहाँ पर बोल रहा है कि पुराने तथा नए वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर πr² अनुपात पाई 2 दूनी 4r²। देखिए r² और पाई यहाँ पर विभाज्य हो गया, यानी 1 अनुपात कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो आपका राइट आंसर कितना होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। तो देखिए घन का आयतन दिया गया है 125, अर्थात बराबर भुजा का क्यू, यानी कि इसलिए अगर भुजा बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, यानी कि क्यू हो जाएगा 125 का। इस तरफ बताए थे कि वर्ग रहता है तो वर्गमूल होता है, और यहाँ पर घन रहता है तो घनमूल होता है, यानी भुजा बराबर आपका निकल के आएगा 125 को अगर विखंडित करते हैं 3 बार तो क्या आता है, 5 आता है। 5 5 25, 25 25 से तो आपका 5 आएगा, और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा²। तो देखिए 6 हो जाएगा, और भुजा का मान कितना आया, 5 आया, 5 गुने 5, तो यहाँ पर 6 5 30, यानी कि आपका कुल मान आ जाएगा 150 गुना करने के बाद। तो आपका राइट आंसर कितना है, सी है। एक घनाभ में 3 संलग्न फलकों को क्षेत्रफल x² y² z², तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी क्षेत्रफल रहेगा तो उसको क्या करेंगे कि भुजा में अगर निकालना रहेगा तो सीधा है जो वर्गमूल निकाल देंगे। अगर आपका भुजा दिया गया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सीधा आप उसका वर्ग कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हम बताएं कि आपको क्या कर देना है, वर्गमूल में कर देना है। सीधा क्षेत्रफल को क्या कर देना है, वर्गमूल में कर देना है, तो आपका भुजा क्या कर देगा, निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए वर्ग से हम यहाँ पर निकाल लिए, भुजा निकल गया, तीनों का निकल गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसका आयतन भी बताइए। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों का भुजा है, यानी x गुने वाई गुने क्या हो जाएगा, जेड, बराबर क्या हो जाएगा, x/z। तो आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। 57 नंबर है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है
किसी बारंबारता का बहुलक होता है। आपको पता होगा कि बारंबारता का बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार बारंबारता का मान होता है। चलिए, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है कि 13031 का बहुलक होगा। बताया अभी कि सबसे अधिक बार बारंबारता आता है वही बहुलक होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, तो 3 आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, जबकि 1 आ रहा है 2 बार। तो यानी कि इसका जो बहुलक होगा वह कितना होगा, 3 होगा। तो आपका राइट आंसर इसका होगा कितना, डी होगा। चलिए 59 नंबर हम लोग चलेंगे। 59 नंबर आपका प्रश्न है कि निश्चित घटना की प्रयेकता क्या होगी। तो निश्चित घटना की प्रयेकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रयेकता 0 होती है। ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किसी घटना की प्रयेकता नहीं होती है। जब घटना नहीं होगा तो उसका प्रयेकता क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, घटना होने एवं घटना नहीं होने की भी प्रयेकता 1 होती है। दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। घटना होने एवं घटना नहीं होने का योग क्या होता है, 1 होता है। और घटना होने की प्रयेकता 1 होती है और घटना नहीं होने की प्रयेकता 0 होगी। घटना नहीं होने की प्रयेकता 0 होगी और घटना होने की प्रयेकता 1 होगी। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। और प्रयेकता का मान हमेशा ध्यान रखिएगा ये कि प्रयेकता का मान 1 से अधिक नहीं होता है और 0 से कम नहीं होता है। 0 से कम नहीं होता है और 1 से अधिक नहीं होता है। तो ये प्रयेकता का मान 0 और 1 के बीच ही होता है। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर। tan a बराबर क्या होगा। अभी भी हम आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो देखिए इसलिए tan थीटा बराबर होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर ए का मान दिया गया है, थीटा के स्थान पर ए है तो ए हम रखेंगे, जितना मान रहेगा उतना रखेंगे हम। तो अर्थात रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, जो ध्यान देंगे कि 2 वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए वृत्त का व्यास दिया गया है तो वृत्त का 2 वृत्त का व्यास है। ये पहला वृत्त का व्यास है, दूसरा वृत्त का व्यास है। देखिए पहला वृत्त का 9 दिया है तो हम त्रिज्या करेंगे तो व्यास बटा 2 होता है और दूसरा का 7 है तो इसका भी त्रिज्या करेंगे तो 7 बटा 2 होगा। अब क्षेत्रफल बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 9 बटा 2 का स्क्वायर हम यहाँ कर देंगे। अनुपात एक यहाँ पर है 7 का तो 2 पाई हो जाएगा। आर का मान कितना दिया, 7, तो 7 बटा 2 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई विभाज हो गया, यानी 9 नमा 81 हो गया बटा 2 दूनी 4। अनुपात 49 बटा 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 से 4 नीचे से नीचे विभाज्य कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर कर सकते हैं, यानी 81 अनुपात आपका क्या आंसर आएगा, 49, जो आपका डी आंसर है, राइट है। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम आपको बताए हैं कि व्यास या त्रिज्या दी गई हो और क्षेत्रफल पूछता है तो सीधा आप वर्ग कर दीजिएगा। 9 का वर्ग करके 7 का वर्ग भी कर सकते हैं। 9 नमा 81 और अनुपात 49 है। अगर आपको भुजा दी गई है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सीधा आप उसको क्या कीजिएगा, वर्गमूल कर दीजिएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। हमेशा हम आप लोग को बताए हैं कि जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा और जिसका पूर्ण रूप से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो परिमेय होगा। तो देखिए यहाँ पर 10 को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, इसलिए यह परिमेय नहीं है। 24 का भी वर्गमूल निकालते हैं तो ये भी आ जाएगा, तो 4 2√6 आएगा, इसलिए यह भी क्या आपका है, जो परिमेय नहीं है। 35 भी उसी प्रकार से परिमेय नहीं है। जबकि आपका डी नंबर √121 है तो 121 का वर्गमूल आप निकालिएगा 11 होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या होती है। बाकी क्या है कि अपरिमेय संख्या है। ABC अपरिमेय है और डी है जो
परिमेय संख्या है। तो पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो डी नंबर अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न है 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात ज्ञात करना है। आप लोग को पता है कि लासा लासा लघुत्तम और मासा महत्तम, तो 5, 10, 20 का हम एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा देख लीजिए। 5, 15 और 20 का 5, 15, 20 का एलसीएम हम देखेंगे तो 5 का 5 5 तिया 15 5 20 यानी 5 तिया 15 15 चौ 60 आ जाएगा एलसीएम। और जबकि एचसीएफ आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या 5 है, भागा देंगे 5 तिया 15, फिर 5 से ही लगेगा 5 और 20 यानी कि कितना आएगा आपका एचसीएफ 5 आएगा, यानी महत्तम 5 आएगा। यहाँ से कटेगा 12 5 60 यानी कि आपका राइट आंसर आएगा 12:1 आएगा जो आपका डी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 6, 15 और 20 का, तो भी हम आपको बताएं 65 नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है। देखिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी। चलिए देखिए जिसमें बोल दिया गया है कि कोण ए है जो 90 डिग्री है। देखिए कोण ए 90 डिग्री हम कर दिए और बी सी बराबर 13 दिया गया है। अर्थात कहने का अर्थ है कि आप यहाँ बी होगा और यहाँ सी होगा, तो बी सी बराबर बताया गया है कि कितना है 13 है सेंटीमीटर, और ए बी बराबर बताया गया है कि 12 सेंटीमीटर है। चलिए तो हमको क्या पूछ रहा है कि ए सी का मान पूछ रहा है। बड़ा ही आसान है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जब चलेंगे तो आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, अर्थात ए सी बराबर होगा 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, यानी देखिए 169 माइनस 144 बराबर आपका निकल के आएगा। यहाँ पर रूट में होता है, यहाँ पर से भी रूट कर देंगे, यहाँ से आपका 25 आएगा और 25 का वर्गमूल आपका कितना होगा 5 होगा। तो आपका राइट आंसर कितना होगा इसमें सी होगा, यानी कि 5 होगा। चलिए सॉरी, वृत्त की परिधि 462 दी गई है। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि आपका फार्मूला होता है 2πr बराबर कितना दिया गया है 462 दिया गया है। तो देखिए 2 हो गया, पाई का मान 22/7 होता है और आर यहाँ पर 462 दिया गया है। देखते हैं विभाज करके 2 से, ऊपर से ऊपर बताए थे कि कट सकता है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 1 आ जाएगा। देखते हैं अब 22 से कि 22 से ये कटता है कि नहीं। तो 22 से देखते हैं, पहले 11 से देखते हैं, 11 दूना 22 और यहाँ से देखते हैं 11 दूना 22, 11 कहूँ 11। देखिए अब ध्यान देंगे यहाँ से और कटेगा तो नहीं विभाज होगा, यहाँ हम क्या करेंगे गुना करेंगे 21 में, यानी कि हमको 2r बराबर हो जाएगा 7 में 21 से गुना करेंगे 7 और 7 दूनी 14, इसलिए r बराबर 147/2 होगा। भाग देंगे 7 दूनी 14 दूतिया 6 73.5 आएगा जो आपका राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे 67 नंबर। अगर आप अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए YouTube पर और YouTube पर सर्च कीजिए द पुअर स्टडी, द पुअर स्टडी सर्च कीजिए और जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप नंबर 83 40 57 16 67 पर उपलब्ध है। तो चलिए हम आपके लिए मेहनत करवा रहे हैं, तो आप जाइए जल्दी से और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल हम आपके बीच सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का एक ही पीडीएफ में संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का सिलेबस के साथ हम आपके बीच लेकर आएंगे, एक ही पीडीएफ में, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 10वीं परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए जाकर जल्दी से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यह वीडियो YouTube पर कल उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से जाकर YouTube चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक क्या होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, और देखिए गुणनखंड से ही निकालने का कोशिश करते हैं हम 67 नंबर प्रश्न को।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है बराबर 0 है। देखिए 2 में एक्स स्क्वायर गुणनखंड करेंगे तो 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0 होगा, यानी x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 लेंगे कॉमन तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 0, इसलिए x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो -1 और इस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो -2 होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा -1 और -2 होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर 1 है, ए है, यानी -1 और -2 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या है 68। 3 5 4 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले ही बताया है कि बहुलक वर्ग सबसे अधिक बार आता है, वही बहुलक वर्ग होता है। देखिए कि इसमें सबसे अधिक बार कौन सा है, तो 3 आपका 4 बार है, सबसे अधिक बार है, इसीलिए आपका ये बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, आपका डी नंबर का मान क्या होता है, तो बी होगा 2/√3 होगा। मान अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका लिए हम आपके बीच ट्रिक भी हम बनाकर आपको यूट्यूब चैनल में डाला गया है, आप वहां से ट्रिक देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या 70 है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार समान अपाम अर्थात माप होगा, और सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वांगसम तब होंगे जब इनके समान माप होंगे, यानी समान माप होंगे, साइज बराबर होंगे तो ही सर्वांगसम होंगे। चलिए 71 नंबर प्रश्न हम चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या हम लोग ध्यान देंगे कि √7 अपरिमेय संख्या नहीं है, तो √7 अपरिमेय है, √3/7 भी अपरिमेय है, √2/5 भी अपरिमेय है। अब देखेंगे 75, यानी कि देखिए बताए थे कि जिसका पूर्ण रूप से गुणनखंड यानी कि वर्गमूल ना निकलता हो वह अपरिमेय होता है, जबकि जिसका वर्गमूल अगर हो जाएगा निकल जाएगा तो वह परिमेय होगा। यानी कि जब रूट में है तो उसको आप पूर्ण रूप से वर्ग में है तो वर्गमूल में है तो उसको निकाल कर देखिए कि वह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए आपका ABC तो स्पष्ट पता चल रहा है कि अपरिमेय है, तो डी नंबर हम चेक करते हैं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए √75 है, तो √75 को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे विभाज्य कर कर देखते हैं कि 3 मरतबे 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 होता है। फिर यहाँ से होगा 5 पचे 25, यानी जब दो संख्या आपस में अगर रहती है वर्गमूल में तो एक संख्या बाहर हो जाती है, यानी 5 इसका क्या हो जाएगा मान 3 हो जाएगा बटा। अब देखिए यहाँ पर दिया 48 है, तो 48 को भी उसी तरह से देखेंगे हम विभाजित करके। तो यहाँ से देखते हैं तो 24 होगा, और यहाँ से फिर देखेंगे तो 12 होगा, और यहाँ से फिर देखेंगे तो 6 होगा, और यहाँ से फिर देखेंगे तो 3 होगा। यानी कि देखिए जोड़ा लग रहा है 2 का 2 बार, तो 2 दूनी 4, यानी 4 रूट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 समाप्त हो गया, यानी 5 कितना बच गया आपका 4 बच गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका राइट आंसर कितना होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर का गुणनखंड 2n इंटू 2/5 के रूप में होनी चाहिए, या 2n सिर्फ है, या 2m सिर्फ या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या 5m सिर्फ होनी चाहिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, यानी 2n इंटू 5m अथवा या 2n अथवा 5m के रूप में होनी चाहिए। अगर इस तरह का नहीं रहता, इसके अलावा इसके अलावा हर का गुणनखंड, इसके अलावा हर का भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। हर का गुणनखंड 2 और 3 के रूप में ही होनी चाहिए, उसका घात कितना भी हो, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य संख्या अगर आ जाता है तो वह दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो देखते हैं हम चेक करके कि दशमलव प्रसार कौन सा शांत होगा। 105 का हम गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं पहले 105 का, तो देखते हैं कि 2 × 5 = 10
और 2 से नहीं विभाजित होगा। ये आपका 105 3 से होगा, यानी कि देख लीजिए 3 3 तिया 9 3 5 15 ऐसा ही आ गया कि आपको बताए थे कि इसमें 2 और 5 के अलावा किसी भी गुणनखंड नहीं आनी चाहिए, अर्थात 2 भी आ सकता है या 5 भी आ सकता है। इसके अलावा किसी भी संख्या आती है तो वह भिन्न क्या होगी, अशांत होगी। तो ए नंबर आपका क्या है, अशांत है। चलिए बी नंबर हम चेक करते हैं, 210 है। 210 का देखते हैं, 2 से 1 और 105 हो जाएगा। यहाँ से फिर वही हाल है कि 3 से हम करेंगे तो 3 तिया 9 3 5 15, इसमें भी 3 आ रहा है, इसलिए यह भी क्या होगा, अशांत होगा। अब देखेंगे 88 आपका है, तो 88 को देखते हैं हम गुणनखंड तोड़कर, तो 2 से 44, 2 से 22 और 2 से 11। देख रहे हैं कि यहाँ भी 11 आ रहा है, 2 पर पावर 2 और 5 के रूप में नहीं है, या 2 या अथवा 5 के रूप में नहीं है, इसलिए यह भी क्या है, अशांत है। अब देखेंगे हम 160 को तोड़कर, तो 160 को देखते हैं, यहाँ से 2 से 80 और फिर 2 से तोड़ेंगे तो 40 और फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 और फिर 2 से तोड़ेंगे तो 10 और फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। अर्थात 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 पर पावर 1 हो जाएगा। देख रहे हैं 2 और 5 के रूप में गुणनखंड तोड़कर आ रहा है, इसलिए यह जो होगी डी नंबर वह शांत होगा। चलिए इस प्रकार की नेक्स्ट चलेंगे। आपको बताए थे कि जिसका जो अशांत के रूप में होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। 74 में ध्यान दीजिएगा, जो अशांत के रूप में होता है वह अपरिमेय होता है, इसलिए सी नंबर आपका ऑप्शन होगा। चलिए ध्यान देंगे, एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है लेकिन यहाँ पर नंबरिंग नहीं दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम स्टार लगा देते हैं और स्टार को भी बना देते हैं। √3 है, √3 वाई √12 है, इसको देखिए √3 यहाँ पर गुणनखंड कर देते हैं, √3 इंटू √4। देखिए √3 से √3 समाप्त हो गया, यहाँ पर बच गया आपका क्या, √4 बच गया, यानी √4 1/, क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, इसलिए यह क्या होगा, एक प्रकार की परिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। देखिए यहाँ पर बराबर लेते हैं, इसलिए x² बराबर माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस, इसलिए x बराबर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और वर्गमूल आपका प्लस माइनस दोनों में होता है, इसलिए आपका प्लस √3 और माइनस √3 होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नीचे ध्यान देंगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। कौन सा बहुपद नहीं है, देखिए बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा आपका बहुपद नहीं है। तो आपका ए नंबर भी बहुपद है, बी नंबर भी है, डी नंबर भी है, आपका सी नंबर बहुपद नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन सा रेखीय बहुपद है। रेखीय व्यंजक मतलब समझते हैं कि जिसका घात 1 होता है वह रैखिक होता है, जिसका घात 2 होता है वो द्विघाती होता है, और जिसका घात 3 होता है वो त्रिघाती बहुपद होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 केवल एक ही का घात है, ए नंबर का 2x का घात क्या होगा, 1 होगा, इसलिए ये कौन सी बहुपद है, रैखिक बहुपद है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। दी गई आकृति में यदि DE समानांतर BC तब x का मान ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि DE समानांतर BC, देखिए त्रिभुज में यहाँ पर देखिए कि बीच से समानांतर रेखाएं खींची गई, समांतर रेखाएं खींची गई है DE, देख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो AD का मान दिया गया है x और DB का मान दिया गया है 16 बराबर AE का मान दिया गया है 34 और EC का मान दिया गया है 17। देखिए यहाँ से 17 दूनी 34, यानी x बराबर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 16 दूनी 32। आपका राइट आंसर कितना होगा, बी होगा। इसका राइट आंसर आपका सी होगा, AB का स्क्वायर YDE का स्क्वायर। चलिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए कम समय में आप लोग को है जो
अधिक प्रश्नों को हल करने का हम प्रश्न कर रहे हैं। चलिए नीचे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या हम 80 में जाएंगे। समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात देखिए, ए बी सी है और एक डी ई एफ है, दो गो त्रिभुज है और एक का दिया गया है 10 और दूसरा का दिया गया है 5। यह भुजा दी गई है। हम बताए थे कि जब भी अगर भुजा रहे और क्षेत्रफल पूछे तो सीधा आप उसको क्या कीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, समझे। तो 10 के 100 अनुपात 25 25 25 चौ 100 अर्थात 4 अनुपात आपका क्या होगा, 1 होगा। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बाई अक्ष की दूरी से क्या होता है, एक्स निर्देशांक होता है। चलिए देखिए 82 नंबर देखिए, -8 और 6 आप पहले भी बता चुके हैं कि आपका प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस और प्लस माइनस इस तरह है। तो आपका माइनस प्लस किस चतुर्थांश में आपका है, द्वितीय आपका है। ध्यान दीजिएगा हमेशा, अगला भी इसी तरह का प्रश्न है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी द्वितीय ही होगा। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, दूरी कोटि कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी उस चतुर्थांश में पहले भी हम बता चुके थे, शुरू बार मिस्टेक लगा इसमें लगभग हुआ है, प्लस प्लस और माइनस प्लस और माइनस माइनस और प्लस माइनस इस तरह से है। तो आपका राइट आंसर ये प्लस प्लस है, ये आपका ए होगा। प्रथम है ये, द्वितीय ये है, तृतीय ये है, चतुर्थीय है। चलो नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित समुच्चयों में से किसके द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल्य होंगे। ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर क्या होता है, 0, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर इस तरफ माइनस तो इस तरफ आएगा प्लस, इसलिए एक्स बराबर रूट क्या हो जाएगा 5। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या ये होगी। निम्नलिखित में से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं समान हो तो बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर मूल वास्तविक और एक समान है अर्थात मूल इसका माना कि मूल अल्फा है, माना कि मूल अल्फा और अल्फा है, एक समान है। चलिए देखेंगे तो जब अल्फा है तो अल्फा प्लस अल्फा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होता है माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो दोनों का मूल समान है यानी अल्फा प्लस अल्फा बराबर अल्फा प्लस अल्फा यानी अल्फा अल्फा 2 अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, यानी कि इसलिए अल्फा बराबर माइनस बी बटा 2a हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपका इसमें कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बताएं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर मूल जब बराबर होंगे तो इसका मान होगा कितना, बी स्क्वायर बराबर 4ac, मूल बराबर होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और 0, इसलिए बी स्क्वायर बराबर 4ac। आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी से बड़ा 4ac हो, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर सी बड़ा 4ac हो तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा 90 नंबर की समांतर श्रेणियाँ 10 7 4 का तीसरा पद क्या होगा। देखिए 90 नंबर ध्यान दीजिएगा कि बोल तीसरा पद बोल रहा है तो सबसे पहले देखेंगे प्रथम पद आपका दिया गया है 10 और सर्व अंतर दिया गया है 7 माइनस 10 बराबर -3 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि तीसरा पद यानी ए तीसरा पद निकालेंगे तो फार्मूला लिखेंगे ए प्लस 29d। आप लोगों को पहले भी बताए हैं कि समांतर यानी कि सर्व अंतर एक घटाकर लिखा जाता है। देखिए ए का मान आपका 10 दिया गया है प्लस 29 हो गया और डी का मान आपका कितना दिया गया है, डी का मान -3 है। देखिए गुना करेंगे प्लस यहाँ नोतिया 27 के 7 और 3 दूनी 6 2 8 यानी माइनस में, तो देखिए 87 में से यानी 77 -77 आपका राइट आंसर होगा बी। चलिए ध्यान दीजिएगा
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। 91 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 10वां पद क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पद दिया गया है -3 और सर्वांतर डी निकालते हैं तो -1/2 माइनस फार्मूला का और एक माइनस यहाँ 3 दिया गया है। चलिए देखेंगे, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 1 होगा तो 2, तो यहाँ -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ हो जाएगा 6, यानी कि आपका निकल कर आएगा 5/2 आएगा सर्व अंतर। और आपका मान पूछ रहा है कितना, तो 10वां पद पूछ रहा है। तो ए 10 बराबर होता है a + 9d। पहले ही बताएं कि एक सर्वांतर घटाकर लिखना है, तो a का मान है -3 प्लस 9 गुने और सर्वांतर का मान 5/2 है। चलिए देखेंगे यहाँ पर कि 9 पचे यानी -3 है और प्लस 9 पचे 45/2 हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, -6 प्लस यहाँ हो जाएगा 45, यानी जब घटाएंगे तो ये 39/2 आएगा है। 39/2 ही आंसर होगा। चलिए नंबर चलेंगे 42 नंबर। 2/7 का 10वां पद क्या है। चलिए ध्यान देंगे, a बराबर 2 है और d बराबर 7 - 2 है बराबर 5 हो गया, इसलिए 10वां पद a + 9d। चलिए देखेंगे यहाँ भी 2 + 9 गुने 5 यहाँ हो जाएगा, तो 2 + 45 बराबर कितना आएगा, 47 आएगा। चलिए देखिए इसका राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 91 नंबर का ऑप्शन ही सही नहीं था। चलिए 93 नंबर हम लोग चलेंगे। 93 नंबर है आपका कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD/DB बराबर 5/3 हो तो AE/AC का मान क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिएगा त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें बताया गया है कि DEABC त्रिभुज है जिसमें DE समांतर है, D और E समांतर रेखा है। तो बोल रहा है कि AD बराबर 5 है, AD बराबर 5 दिया गया है और B और BD बराबर 3 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि AE/AC का मान बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम जो बना रहे हैं, यहाँ पर दिया गया त्रिभुज में कि हम जानते हैं कि AD/DB बराबर AE/EC होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका जो मान दिया गया है, यहाँ पर 5/3 दिया गया है। ठीक है, हमारा पूछ रहा है इस तरह का मान पूछ रहा है यहाँ पर कि बराबर AE/EC, यानी मान दिया गया, हमको पूछ रहा है AE/AC का मान बताइए। तो AE/AC यानी कि AB का मान आपका हो जाएगा यहाँ से 5 और 3 8 हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, जब ये 8 होगा तो ये भी भुजा आपकी क्या होगी, 8 होगी। AC बराबर भी, और AE बराबर आपका 5 हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ से निकाल रहे थे AE/AC बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो AE का मान आपका 5 हो गया और A और C का मान, जब AB का मान भुजा दोनों क्योंकि आपस में बराबर है तो ये भी मान 8 है, तो इसका भी मान कितना होगा, 8 होगा। यानी AC का मान कितना होगा, 8 होगा। यानी 5 बटा आपका राइट आंसर क्या होगा, C होगा, 5/8 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 94 चलेंगे। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ने से पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 83 40 57 16 67। आप यहाँ से जाइएगा तो यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम आपको नेक्स्ट डे यानी अगले दिन हम आपको सामाजिक विज्ञान का एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस के साथ मैं आपका पूरा वीडियो लेकर आऊँगा, जो बहुत ही कम समय में बहुत ही लाभदायक होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए, इसी तरह का वीडियो भी हम सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी और संस्कृत का भी वीडियो 5 दिन में हम 5 वीडियो आपके बीच लेकर आएंगे। तो जल्दी से जाइए और यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न आपका है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया गया है, ध्यान दीजिएगा कि a बराबर 1 है और b बराबर भी 1 है और c बराबर भी क्या है 1 है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हम मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, तो -b यानी कि -1/-1 होगा, यानी इसका होगा -1 होगा। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का जोगफल बटा मूलों का गुणनफल निकालते हैं, तो ये c/a होता है, तो c का मान भी 1 है और a का मान भी 1 है, यानी इसका भी मान कितना है 1 है। चलिए देखिए मैथ में आपका दिया गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया गया है। चलिए अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा और यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा होगा। चलिए ध्यान देंगे तो बीटा प्लस अल्फा का मान हमारा कितना दिया गया था, -1 आया था और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था, तो 1 था, इसलिए आपका राइट आंसर कितना होगा -1 होगा, डी। चलिए 95 नंबर है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई बराबर 2 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल है। ध्यान देंगे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अद्वितीय हल का होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि अनुपात की तुलना इसकी होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा तो a1 का मान है a और a2 का मान है 6 है, नॉट इक्वल टू b1 का मान है -1 और b2 का मान है -2। देखेंगे ध्यान देंगे माइनस माइनस प्लस तो द्वितीय 6 यानी a बराबर नॉट इक्वल टू 3 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए ध्यान देंगे 96 ए का मान जिसके लिए समीकरण 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 अनगिनत हल है, यानी कि अनेक हल है। जब अनेक हल होता है तो इसका अनुपात की तुलना होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होती है और ये इसकी रेखाएं बनती है, वो समपाती रेखाएं बनती है। चलिए ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका मान निकालना है किसका, तो a का मान निकालना है। तो देखिए a1 का मान आपका दिया गया है 10 और a2 का मान आपका दिया गया है 20। चलिए और यहाँ से हम लेकर चलते हैं c1 और c2 का मान, तो c1 का मान आपका दिया गया है a माइनस 5 और c2 का मान आपका दिया गया है इस तरफ है, बराबर में अगर लेंगे हम यहाँ ध्यान देंगे कि 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 है, तो 20x प्लस 10y बराबर इधर माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, यानी कि यहाँ पर c1 c2 का मान आपका कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। चलिए ध्यान देंगे 10 दूनी 20 यानी कि गुना करेंगे तो 2a माइनस 10 बराबर a। देखिए 2a है इधर इस तरफ आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा और इस तरफ माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी a बराबर कितना मान आपका आया 10 आया। चलिए तो आपका राइट आंसर कितना है, बी हो जाएगा। इसमें सी होगा, आपका 10 आया था ना, तो आपका राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे 97 नंबर, समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 है और 5x प्लस ky बराबर 15 है कि अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा।
अनगिनत हल मतलब अनेक हल है, यही प्रश्न आपका है पुनः, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि इसकी रेखाएं जो होती है वो समपाती रेखाएं होती है। देखेंगे यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर दिया गया है, हम आपको के का मान पूछ रहा है तो हम इसीलिए b1 और b2 से लेकर चलेंगे, क्योंकि b1 b2 में ही के है, तो b1 का मान यहाँ पर 2 है और b2 का मान क्या है, के है, दिया गया है। अब बराबर देखेंगे c1 का मान 3 है और c2 का मान कितना है, 15 है। देखेंगे 3 × 15, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका भी बी होगा। चलेंगे 98 नंबर प्रश्न हम लोग चलेंगे। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का क्या होगी। यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती होती है तो प्रतिच्छेद करती हुई में रेखाएं में केवल एक हल होता है, यानी कि इनमें से यानी अद्वितीय हल होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, इसलिए इसके केवल एक हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। जबकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसकी रेखाएं हमेशा समपाती होती है और इसका अनेक हल होता है। इसी प्रकार है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसकी रेखाएं समांतर रेखाएं होती है और इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए ध्यान देंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x+2 और 3x-1 का हल समुच्चय है। चलिए ध्यान देंगे तो देखेंगे x+2 बराबर, यहाँ पर हम मान रखेंगे 0, तो इसलिए x बराबर -2 होगा। इसी प्रकार 3x-1 बराबर 0 है, इसलिए 3x बराबर इधर माइनस इस तरफ प्लस, इसलिए x बराबर 1/3 हो जाएगा, यानी कि इसका मान आएगा -2 और 1/3 आएगा। चलिए देखेंगे कि किसका मान है, तो आपका बी नंबर का मान है। चलिए 100 नंबर लास्ट प्रश्न है, तो आप लोग जाइए, इसी तरह का मैं आपको PDF फिर भी लेकर आऊँगा, तो आप लोग जल्दी से जाकर हमारे YouTube चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके बीच जितने भी वीडियो लेकर आऊँ लास्ट समय में वह आपके महत्वपूर्ण वीडियो आपको काम दे। तो जल्दी से जाइए द पुअर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक मिल जाएगा 83 40 57 16 67 व्हाट्सएप नंबर पर। तो आप लोग जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी 10वीं के बच्चे 10वीं परीक्षा के विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं, उनके बीच ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न है, देखेंगे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कौशिक स्क्वायर ए, और 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो देखिए कौशिक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1/sin स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर ए। देखिए 1 में 4 से करेंगे, 2 में 3 से गुना करेंगे, तो cos स्क्वायर ए वाई sin स्क्वायर ए होगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका मान हो जाएगा cot स्क्वायर ए होगा। तो आपका राइट आंसर होगा सी। ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला ही होता है कि ध्यान दीजिएगा कि इसका होता ही है साइन इंटू कौशिक बराबर 1, इसलिए साइन ए बराबर 1/कौशिक होता है। और अगर वर्ग है तो वर्ग में कीजिए, और कौशिक ए बराबर होगा 1/sin ए होगा। उसी प्रकार इसका भी होता है आपका कि सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है, इसलिए सेक ए बराबर 1/cos ए होगा, और इसलिए cos ए बराबर 1/sec ए होगा। चलिए फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, और फार्मूला पर ही मैथ बनता है। चलिए आप लोग जितना आप बेहतरीन तैयारी कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए,
अभी समय है, आप लोग 5 दिन का आपको समय बच रहा है। इसी समय में आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। लास्ट में आप लोग का है जो याद करने स्मरण करने की समय नहीं होती है, जबकि आपका रिवीजन का समय होता है। आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सिर्फ देख सकते हैं और माइंड फ्रेश होकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए, तो कम कम समय में बेहतर मार्क्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 8340571667 पर हमारे यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी का लिंक उपलब्ध है। तो जाइए जल्दी से और यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोग को बताए हैं कि सामाजिक विज्ञान का भी वीडियो हम आपके बीच लेकर आएंगे, जो एक ही वीडियो में पूरा सामाजिक शास्त्र होगा, यानी पूरा सामाजिक विज्ञान आपको एक ही वीडियो में होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार विज्ञान का भी प्रश्न का भी हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और वह 1 घंटा का वह भी बैच होगा। 1 घंटा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो रहेगा, जो आप लोग देखिएगा तो आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही काम देंगे। तो चलिए, इसी के साथ आप लोग को नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।